हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर का टॉर्क के बारे में। दैट मीन्स थ्री फेज इंडक्शन मोटर के रोटर में कितना टॉर्क जनरेट होता है, स्टार्टिंग में कितना टॉर्क रहता है, मैक्सिमम टॉर्क कब होता है, किस कंडीशन में होता है, ये आज सब हम डिस्कस करने वाले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट वन इज रोटर टॉर्क। ओके, रोटर में कितना टॉर्क जनरेट होता है वो हम लोग देखेंगे। सो रोटर टॉर्क बेसिकली तीन चीज पे डिपेंड करता है। नंबर वन इज E2, that means the rotor standstill EMF. Number two is I2, that means rotor current at standstill. Number three is cos phi 2, that means rotor power factor. So अगर टॉर्क हम लोग T से डिनोट करेंगे, so that varies as E2 I2 cos phi 2, राइट। ये अगर हम लोग प्रोपोर्शनल की टर्म पे लिखेंगे, सो T वेरीजस E2, T वेरीजस I2 एंड T वेरीजस cos phi 2। सो एक जगह में अगर हम लोग लिखेंगे तो T वेरीजस E2 I2 cos phi 2। तो ये प्रोपोर्शनल साइन को अगर हम लोग हटाना चाहेंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, सो K E2 I2 cos phi 2। क्लियर, जहाँ पे E2 है स्टैंड स्टिल रोटर इंड्यूस्ड EMF, I2 है स्टैंड स्टिल रोटर करंट एंड cos phi 2 है रोटर EMF। ओके, सॉरी, रोटर पावर फैक्टर। ओके, तो दैट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ ए टॉर्क फॉर इंडक्शन मोटर एट रोटर। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि स्टार्टिंग में क्या टॉर्क जनरेट होता है इंडक्शन मोटर में। ओके, सो स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क, राइट। सो ये देखो, ये सभी क्या है, स्टैंड स्टिल कंडीशन में है। दैट मीन्स जब ये मोटर रेस्ट कंडीशन में था तब है। तो हम लोग ये इक्वेशंस को स्टार्टिंग टॉर्क के इक्वेशंस के इस इक्वेशन में हम लोग इसे एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या क्या निकालना है, E2 का वैल्यू है, दैट इज E2। ओके, I2 का वैल्यू हम लोग को निकालना है और cos phi 2 का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो हम लोग जानते हैं क्या, रोटर करंट दैट इज I2 इज नथिंग बट E2 by Z2, right? I2 is nothing but E2 by Z2 and cos phi 2 is nothing but R2 by Z2। क्लियर, जहाँ पे Z है रोटर इम्पीडेंस एंड R2 इज द रोटर रेजिस्टेंस एट स्टैंड स्टिल एंड E2 इज द रोटर इंड्यूस्ड EMF। ओके, एंड Z2 इज द रोटर इम्पीडेंस। तो ये Z2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, E2 इक्वल्स टू रूट अंडर R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। ओके, जहाँ पे X क्या है, रोटर इम्पीडेंस, सॉरी रोटर रिएक्टेंस एट स्टैंड स्टिल। ओके, सो दिस वन इज योर रोटर रिएक्टेंस, X2 इज रोटर रिएक्टेंस, R2 इज रोटर resistance, E2 is rotor EMF। ओके, और क्या है, और I2 है रोटर करंट, ओके। सो दीज आर द फ्यू फैक्टर्स। अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, R2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। ओके, सो I2 इज E2 by this and cos phi 2 is R2 by this। हो गया। तो ये जो वैल्यू हम लोगों ने निकाले हैं, ये हम लोग ये जो टॉर्क का इक्वेशन है यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। सो ये टॉर्क को हम लोग TS लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क है। सो दैट इज K E2 इंटू E2 बाई रूट अंडर R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर इंटू R2 बाई रूट अंडर
R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, जस्ट हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट किए हैं। तो ये क्या आ रहा है देखो, K E2 स्क्वायर R2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को स्टार्टिंग टॉर्क का जो इक्वेशन है वो मिल गया है। स्टार्टिंग टॉर्क का इक्वेशन क्या है, K E2 स्क्वायर R2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे देखो एक चीज़ कि ये जो E2 है, E2 क्या है, रोटर इंड्यूस्ड EMF, सो दैट इज डिपेंड ऑन द सप्लाई वोल्टेज। तो सप्लाई वोल्टेज भी इज फिक्स्ड, so E2 is also fixed, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज फिक्स्ड होने से जो इंड्यूस्ड फ्लक्स है, जो फ्लक्स phi2 है वो फिक्स्ड है, वो फ्लक्स phi के फिक्स्ड होने की वजह से E2 जो है वो भी फिक्स्ड है। सो ये इक्वेशंस हम लोग क्या लिख सकते हैं, TS इक्वल्स टू K1, इसको हम हटा सकते हैं E2 की जगह में, सो R2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। क्लियर? सो TS इक्वल्स टू, जब हम लोग E2 को हटा देंगे, सो TS इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट है E2, सो ये K और E2 को एक करके हम लोग एक दूसरा कांस्टेंट यहाँ पे लिखे हैं, दैट इज K1, सो K1 R2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू K1 R2 डिवाइडेड बाई Z2 स्क्वायर, क्योंकि Z का वैल्यू क्या है, रूट अंडर R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, सो Z2 का स्क्वायर अगर लिखेंगे तो ये टर्म आएगा। ओके, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि TS डिपेंड्स ऑन R2 एंड X2, दैट मीन्स जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो R2 और X2 के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन से ये जो K का वैल्यू है, K का वैल्यू कैलकुलेट करके आता है कि K इक्वल्स टू 3/2 पाई NS। ओके, सो यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क का क्या वैल्यू लिख सकते हैं, 3/2 पाई NS इंटू E2 स्क्वायर R2 डिवाइडेड बाई R2 square plus X2 square, or you can write Z2 the whole square. Okay, so this one is the starting torque of 3-phase induction motor। हम लोग कैसे निकाले हैं, देखो ये जो टॉर्क का जनरल इक्वेशन है ये हम लोगों ने यहाँ पे लिखे हैं, और स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होता है, स्टार्टिंग कंडीशन में ये जो S टर्म है वो नहीं रहता है स्लिप, क्योंकि स्टार्टिंग कंडीशन में स्लिप का कोई वैल्यू नहीं है। ओके, 1 वैल्यू है। सो यहाँ पे स्टार्टिंग करंट हम लोगों ने निकाले हैं, पावर फैक्टर, फिर ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन में इसका वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट किए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो x है अगर स्टार्टिंग नहीं होता तो यहाँ पे x2 होता, हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। ओके, सो यहाँ पे और E2 जो है वो S इंटू E2 हो जाता, क्योंकि एट स्टार्टिंग सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू द रोटर करंट फ्रीक्वेंसी। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज ओनली E2। तो यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे करके ये कैलकुलेशन करके यहाँ तक आए हैं। तो ये जो E2 है ये फिक्स्ड है, क्योंकि भी जो सप्लाई वोल्टेज है वो फिक्स्ड है, तो ये कांस्टेंट हटा के हम लोग यहाँ पे दूसरा एक कांस्टेंट लाए हैं। सो दिस वन इज द मॉडिफाइड इक्वेशन। ओके, इस मॉडिफाइड इक्वेशन से हम लोग कह सकते हैं कि TS डिपेंड्स ऑन R2 एंड X2। ओके, सो TS R2 और X2 के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो ये इक्वेशन से देखो कि ये जो K का वैल्यू है वो कैलकुलेट करके आता है 3/2 पाई NS। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ये जो वैल्यू पुट करके ये स्टार्टिंग टॉर्क का इक्वेशन हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। ओके, सो अब हम लोग देखेंगे कि ये तो स्टार्टिंग टॉर्क है, स्टार्टिंग टॉर्क मतलब ये जो R2 और X2 के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो स्टार्टिंग टॉर्क हम लोग देखे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम टॉर्क कब किस कंडीशन में होता है। तो ओके, सो मैक्सिमम टॉर्क मीन हम लोग स्टार्टिंग कंडीशन में क्या चाहते हैं, जब स्टैंड स्टिल रहता है कि जब अगर कोई भारी भरकम चीज़ उठाना है तो उसे स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम करना होता है। सो किस कंडीशन में, दैट मीन्स किस कंडीशन में, किस वैल्यू के ऊपर जो टॉर्क है दैट इज मैक्सिमम होता है वो हम लोग देखेंगे। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो TS का जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन, इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करके इक्वल्स टू 0 करके हम लोग जो वैल्यू निकालेंगे दैट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क। ओके, सो नेक्स्ट वन इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क। तो वो जो इक्वेशन है वो हम लोग एक बार फिर से याद कर लेते हैं, दैट इज K1
R2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। ओके, इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है dTs बाई dR2, दैट मीन्स R2 के रेस्पेक्ट में हम लोग को इसे डिफरेंशिएट करना है। तो और इसे ये जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे उसको 0 से इक्वेट करना है। तो ये पूरा जो इक्वेशन है, पूरा जो टर्म है, इसे हम लोग को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा R2 के रेस्पेक्ट में। सो K1 क्या है, कांस्टेंट, उसे हम लोग पहले ही बाहर निकालेंगे। फिर हम लोग देखो ये दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन है। ओके, इसको अगर हम लोग यहाँ पे तोड़ के लिखेंगे, सो दैट इज K1 इंटू R2 इंटू 1 बाई R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे दो टर्म है, एक है R2 मल्टीप्लाइड विद द 1 अपॉन R2 बाई R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। ओके, सो हम लोग पहले R2 का डिफरेंशिएट करेंगे। R2 का डिफरेंस ये तो बाहर ही आ गया, R2 का डिफरेंशिएट करेंगे प्लस इसका डिफरेंशिएट करेंगे, जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। ओके, रूल है। सो R2 का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि R2 के रेस्पेक्ट में ही हो रहा है। सो दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे प्लस हम लोग क्या करेंगे, R2 को फिक्स्ड रखेंगे और इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, R2 यहाँ पे फिक्स्ड रहेगा, R2 इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, माइनस 1 बाई R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। ओके, तो ये डिफरेंशिएट हो गया। फिर बचा रहा क्या, R2 स्क्वायर। तो R2 स्क्वायर को ये डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, और X2 तो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये करोगे तो इसको मैं हटा देता हूँ, 2R2। ओके, 2R2, राइट। तो ये हो गया, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, dTs बाई dR2 इक्वल्स टू K1 इंटू ओके 1 बाई R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, ये माइनस बाहर आ जाएगा, सो माइनस 2R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। अब ये जो पूरा टर्म हम लोग को मिला, इसको हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे। ओके, सो 0 इक्वल्स टू K1 into this 1 by R2 square plus X2 square minus 2R2 square divided by R2 square plus X2 square और उसका होल स्क्वायर, राइट। तो हम लोग इसे यहाँ से हम लोग वो जो कंडीशन है वो डिराइव करेंगे। तो कैसे डिराइव करेंगे, देखो ये तो 0 हो जाएगा, ये दो टर्म बचा रहेगा, इसको एक टर्म को हम लोग इक्वल्स के इस पर लाएंगे और दूसरे टर्म को हम लोग इक्वल्स के उस पर ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसको अगर इक्वल्स के इस पर लाओगे तो क्या आएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। सो 2R2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर उसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे देखो R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर है और यहाँ पे R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर उसका होल स्क्वायर है। ओके, सो यहाँ पे एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पे R2 स्क्वायर होगा, 2R2 स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2R2 स्क्वायर इक्वल्स टू R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ से हम लोग यहाँ आते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये जो R2 स्क्वायर है, ये अगर इक्वल्स के इस पर अगर हम लोग लाएंगे, सो 2R2 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, सो दैट विल बी इक्वल्स टू ओनली R2 स्क्वायर इक्वल्स टू X2 स्क्वायर, और वी कैन से R2 इक्वल्स टू X2। ओके, सो दैट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क। दैट मीन्स जब रोटर रेजिस्टेंस और स्टैंड स्टिल रोटर रिएक्टेंस
इक्वल हो जाएगा तब ये जो इंडक्शन मोटर का टॉर्क जो है वो मैक्सिमम होगा। ओके, सो दैट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क। ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये प्रॉब्लम करते टाइम पे तुम लोग को बहुत काम में आएगा। ये डेरिवेशन नहीं भी आ सकता है, तो ये जो कंडीशन इसको समझने के लिए ये डेरिवेशन ज़रूरी है। तुम एक बार प्रैक्टिस कर लेना घर में, पर ये कंडीशन से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, सो दैट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क, that is R2 equals to X2, that means rotor resistance equals to the standstill rotor reactance. Clear? So ये हो गया कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क। ओके, और तो यहाँ पे एक ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। सो दैट इज R2, दैट मीन्स रोटर रेजिस्टेंस, एंड दैट इज टॉर्क। ओके, सो ये ग्राफ कुछ इस तरह आएगा। ये जो पोर्शन है दैट इज TS मैक्स एट R2 इक्वल्स टू X2। ओके, दैट मीन्स टॉर्क इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होते 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 एक टाइम आएगा जब मैक्सिमम होगा, फिर ये डिक्रीज करेगा। ओके, और यहाँ पे जो है कि एट मैक्सिमम टॉर्क फाई इज नथिंग बट 45 डिग्री। ओके, सो कॉस phi is nothing but 0.707। ओके, cos phi जो है, ओके, सो ये जो है ट्राइंगल अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, सो दैट इज Z2 दैट इज 45 डिग्री, ये है X2 एंड दिस वन इज R2, और ये जो वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू, सो R2 इक्वल्स टू X2 हम लोग लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज द मैक्सी टॉर्क कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क। ओके, कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क हम लोग ऐसे निकाले हैं। ओके, ये जो टॉर्क का इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट करके हम लोग ये कंडीशन में लाए हैं कि दैट इज R2 इक्वल्स टू X2 जब होगा तब मोटर में मैक्सिमम टॉर्क जनरेट होगा। अब हम लोग देखेंगे कि ये टॉर्क, हम लोग दो तरह का इंडक्शन मोटर डिस्कस किए थे, दैट इज स्क्विरल केज एंड वुंड रोटर। इन दोनों में ये टॉर्क का कैसे वेरिएशन होता है ये हम लोग देखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल में हम लोग को ये सब चीज़ से काम करना पड़ेगा। तो कहाँ पे हम लोग को टॉर्क ज़्यादा करने की पॉसिबिलिटीज़ है, कहाँ पे नहीं है, ये हम लोग देखेंगे। किस मोटर में कितना टॉर्क है, मैक्सिमम टॉर्क कितना है, किस मोटर में नहीं है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि स्क्विरल केज और वुंड रोटर में ये जो टॉर्क वाला जो पोर्शन है वो कैसे काम करता है। ओके, तो उससे पहले ये हम लोग यहाँ पे एक नोट्स बना के रखे हैं। तो उससे पहले एक कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं कि किसी भी मोटर में, इंडक्शन मोटर हो या डीसी मोटर व्हाटएवर, जो कंडक्टर होता है, रोटर कंडक्टर होता है, उसका रेजिस्टेंस कम होता है, क्योंकि हम लोग को लॉस कम करना है, I2R लॉस कम करना है, वोल्टेज ड्रॉप कम करना है, तो इसके लिए रेजिस्टेंस जो है वो कम रहता है। दैट मीन्स R2 लेस और X2 जो है वो हाई रहता है। ठीक है, और X2 जो है वो हाई रहता है। तो एट स्टार्टिंग F इक्वल्स टू F डैश, दैट मीन्स सप्लाई फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू द रोटर करंट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि स्लिप का कोई यहाँ पे पिक्चर में नहीं है, स्टार्ट नहीं किया है मोटर। ओके, सो X2 एट स्टार्टिंग X2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R2। तो X2 अगर R2 से बहुत ज़्यादा होगा तो वो सर्किट क्या है, इंडक्टिव सर्किट है। तो इंडक्टिव सर्किट में क्या करता है कि करंट जो है I2 वो लैग करता है, दैट मीन्स पावर फैक्टर लैगिंग होता है और पुअर पावर फैक्टर होता है, क्योंकि एंगल ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो X है वो बहुत ही बड़ा है। ओके, सो एंगल ज़्यादा होने से पावर फैक्टर जो है वो पुअर होता है। अब हम लोग अभी डिस्कस किए हैं कि टॉर्क जो है वो R2 और X2 के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि टॉर्क का जो इक्वेशन है यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। टॉर्क का जो इक्वेशन है दैट इज K1 R2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे X2 का वैल्यू ज़्यादा है, तो R2 का वैल्यू अगर हम लोग ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, तो एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा, है कि नहीं। एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करोगे तो ये इसका जो वैल्यू है ये इंप्रूव करेगा। ओके, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करने से इंप्रूव करता है। एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करने से क्या होता है, ये जो एंगल है वोल्टेज और करंट के बीच में वो रिड्यूस होता है, पावर फैक्टर इंप्रूव करता है, और क्या होता है कि ये R2 इंक्रीज होने से
जो ड्रॉप जो है I2 जो है वो डिक्रीज हो जाता है, पर यहाँ पे जो पावर फैक्टर इंप्रूव हो रहा है वो डोमिनेट करता है I2 को डिक्रीज होना, और अदर्स फैक्टर R2 की वजह से जो लॉस वगैरह जो इंक्रीज होता है उसको डोमिनेट कर देता है पावर फैक्टर। सो दैट्स वाई जो टॉर्क है वो इंप्रूव कर जाता है। तो अगर हम लोग टॉर्क को इंप्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के साथ, रोटर रेजिस्टेंस के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ता है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि स्टार्टिंग में हम लोगों को मैक्सिमम टॉर्क चाहिए, मैक्सिमम टॉर्क किस कंडीशन में होता है, R2 = X2। सो यहाँ पे X2 का वैल्यू ज़्यादा है, तो R2 अगर हम लोग बाहर से ऐड करके X2 के साथ बराबर कर देंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क हम लोग को मिलेगा। ओके, तो वो हम लोग देखेंगे कि स्क्विरल केज और वुंड रोटर में क्या होता है। तो अगर तुम लोग स्क्विरल केज और वुंड रोटर का वीडियो नहीं देखे हो तो एक बार देख लो कि कैसे होता है स्क्विरल केज मोटर और वुंड रोटर मोटर। स्क्विरल केज मोटर क्या होता है कि रोटर जो कंडक्टर होता है वो शॉर्ट सर्किट रहता है, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करने की कोई पॉसिबिलिटी, कोई संभावना नहीं है, तो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस हम लोग ऐड नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पे स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में हम लोग जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो बहुत ही लो होता है, क्योंकि उसको बढ़ाने की कोई जगह नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग टॉर्क क्या है, 1.5 to 2 टाइम्स ऑफ द फुल लोड वैल्यू, तो जस्ट 1.5 एंड 2 टाइम्स होता है। ओके, एंड स्टार्टिंग करंट क्या होता है, 5 to 9 टाइम्स ऑफ द फुल लोड करंट, क्योंकि शॉर्ट सर्किट रहता है इसलिए स्टार्टिंग करंट हाई होता है, और यहाँ पे अगर हम लोग रेजिस्टेंस ऐड करने की कोई जगह नहीं है, सो जो ये जो टॉर्क है जस्ट 1.5 to 2 टाइम्स ऑफ द फुल लोड वैल्यू होता है, ये मैक्सिमम टॉर्क नहीं है। पर वुंड रोटर में क्या होता है, मैक्सिमम टॉर्क हम लोग कर सकते हैं स्टार्टिंग में। कैसे कर सकते हैं कि अगर हम लोग R2 ऐड करेंगे और ये कंडीशन हम लोग लाएंगे R2 = X2, सो वी कैन गेट द मैक्सिमम टॉर्क एट स्टार्टिंग। सो वुंड रोटर में मैक्सिमम टॉर्क करने की पॉसिबिलिटी है, और स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वुंड रोटर में क्या होता है कि स्टार्टिंग में हम लोग एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं टॉर्क ज़्यादा पाने के लिए, फिर जब मोटर घूमना शुरू कर देता है, स्पीड अप कर देता है, तो वो रेजिस्टेंस जो है वो हम लोग कट डाउन कर देते हैं। तो हम लोग जो रोटर कंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट हम लोग कर देते हैं, वो वीडियो में मैं पूरा डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, सो ऐसे करके दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ द स्क्विरल केज एंड वुंड रोटर। ओके, सो ये कैसे क्यों हम लोग को रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ता है, यहाँ से हम लोग देखें। क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग जनरली रेजिस्टेंस लो रहता है और इंडक्टेंस हाई रहता है। स्टार्टिंग में क्या है, ये जो फ्रीक्वेंसी सेम है, तो X2 इज़ वेरी वेरी लार्जर देन R2। सो अगर ये X2 वेरी वेरी लार्जर देन R2 है, तो दैट मीन्स सर्किट क्या है, इंडक्टिव सर्किट है कि नहीं, सर्किट क्या है, इंडक्टिव सर्किट है। सो इंडक्टिव सर्किट मीन्स ये जो करंट है वो लैगिंग इन नेचर है कि नहीं, वो लैगिंग इन नेचर है। तो लैगिंग होने से क्या होता है, पावर फैक्टर पुअर होता है, पावर फैक्टर पुअर होने से क्या होता है, टॉर्क भी कम होता है। तो इस टॉर्क को इंप्रूव करने के लिए हम लोग को R2 को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि X2 है, R2 को बढ़ा के अगर हम लोग X2 के बराबर लाने की कोशिश करेंगे तो टॉर्क इंप्रूव होगा, है कि नहीं। इसलिए हम लोग R2 ऐड करते हैं रोटर रेजिस्टेंस के साथ। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज हम लोगों ने देखा कि टॉर्क कैसे जनरेट होता है, कितना टॉर्क जनरेट होता है, स्टार्टिंग में कितना टॉर्क जनरेट होता है, मैक्सिमम टॉर्क कब होता है, वो कंडीशन याद रखना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्क्विरल केज एंड वुंड रोटर में क्यों हम लोग वुंड रोटर में टॉर्क को इम्प्रूव कर सकते हैं और स्क्विरल केज में क्यों नहीं कर सकते हैं, और जो R2 हम लोग ऐड करते हैं, रेजिस्टेंस ऐड करते हैं R2 के साथ, वो क्यों करने की ज़रूरत है, वो हम लोग यहाँ से देखे हैं। Okay, so that's it for today's video, guys. If you like this video, then like the video and share it with your friends. And those who are new in this channel, please subscribe the channel and hit the bell icon. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।